हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है बताओ। चल रहा है तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन का। चलो आज तुम्हारे लिए क्या है बताओ। जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूरा चैप्टर का, किसका, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी पूरा अभी तक का क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर, मैं बोल रहा हूं, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं सबके जैसा कि देखो ये इस ईयर में आया है, ये इस ईयर में आया है। ये जितना भी 13 क्वेश्चंस है इसमें इतना क्वेश्चंस कर लो, करंट का टेंशन खत्म तुम्हारा। ये ध्यान रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेंशन खत्म शॉर्ट क्वेश्चंस का, इससे ज्यादा आएवे नहीं करेगा। 2022 में दोगे, 2025 में भी एग्जाम दोगे तो भी यही आएगा, है ना, इसी से आएगा क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला टर्म डिफाइन करते हैं, क्या बताओ। डिफाइंड करेंट डेंसिटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी कि इसका यूनिट्स लिखिए और डायमेंशन लिखिए, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीबीएसई में भी आएगा और बिहार बोर्ड के लिए भी आएगा या अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चा लोग। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप लोग। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो करंट डेंसिटी की डिफाइन करें, है ना। तो क्या लिखेंगे कि करंट फ्लोइंग, तो मान लिया जाए कि हमारा एक कोई कंडक्टर है, सुनना ध्यान से, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, समझ में बात को। और ये कंडक्टर को हम जोड़ दिए हैं क्या चीज से, कोई बैटरी से, कोई बैटरी से जोड़ दिए हैं, है ना। इस कंडक्टर का जो ये एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, ए है ना। इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, कितना आई करंट ऐसे जा रहा है, इधर से आई करंट क्या होगा, निकल रहा होगा, बैटरी का वोल्टेज कितना है भी। तो क्या बोल रहा है कि करंट डेंसिटी के अंदर क्या है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, है ना। इट इज, है ना, अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। एंड डिनोटेड बाई क्या, सिंबल जे, जे और ऊपर साइन लिखे, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो कि करेंट डेंसिटी बराबर, करेंट डेंसिटी जो होगा बच्चा, ये क्या होगा, ऊपर में होगा करेंट और बटे में क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जे जो होगा वो होगा आई डिवाइडेड बाई ए, आई डिवाइडेड बाई ए, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या कि और आई इज इक्वल टू तुम जे और डॉट ए भी लिख सकते हो, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, करेंट का और, तो ये हमारा जो है करेंट डेंसिटी हो गया। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, सुनना ध्यान से, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसका हमें क्या लिखना है बताइए, हमें लिखना है एसआई यूनिट्स लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे एसआई यूनिट्स, क्या लिखोगे, तो एसआई यूनिट्स क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट्स क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ जे क्या होगा बताइए मेरे को आप। तो चूंकि जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई ए होता है कि नहीं होता है। तो आई क्या है, करंट, तो हो जाएगा क्या, एम्पियर, और नीचे में पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जे का जो यूनिट आया क्या आया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या आया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या लिखना है, डायमेंशंस लिखना है, तो डायमेंशंस ऑफ जे लिख दीजिए, डायमेंशन ऑफ जे क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशंस ऑफ जे, तो जे का डायमेंशंस क्या हो जाएगा, करंट का कितना ए और इसका कितना मीटर का एल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे बराबर बताओ, तो एम के पावर क्या है 0, एल के ऊपर भेजोगे तो कितना, एल के पावर -2, टी के पावर 0 और ए, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन। फिर से सुन ले, एम है नहीं तो पावर में 0 लिख दिए, एल है नीचे में तो ऊपर जाके -2 तो एल के पावर -2, टी है नहीं तो टी के पावर 0 लिख दिए, और ए है तो ए लिख दिए। ये इसका डायमेंशन होगा किसका, जे का। और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना है। और करंट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, जे का और ए का, यानी कि जे एक कॉस थीटा हो सकता है। एरिया जो है हमारा वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। हम सिंपल सबसे लिए हैं कि ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है, क्योंकि थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना अगर लिख दिया तुमको तो 2 नंबर तुमको पक्का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चा लोग, यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताइए
आगे बढ़ते हैं। क्या है बताइए कि स्टेट किरचॉफ्स टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, वो दोनों लिखना है। लिख देते हैं ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बताइए पहला लॉ क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इसको क्या बोलते हैं, KCL, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या बोल रहा है बताओ, ये क्या बोलता है कि एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, सम ऑफ ऑल करेंट्स है ना विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया बात को, 0 होता है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये भी ध्यान रखना है। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन है ना ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कहने का कि अगर मान लो ये कोई जंक्शन है और कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान लो इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से कोई करंट आ रहा है I2, मान लो इधर करंट जा रहा है I3, इधर का करंट जा रहा है I4, तो बोल सकते हो कि एट जंक्शन A, मतलब क्या, एट जंक्शन A क्या बोल सकते हो कि मतलब कि देखो यहाँ पे I1 क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, I2 भी करंट आ रहा है, तो प्लस में I2। अब देखो ये जा रहा है, तो जो जाने वाला करंट उसको माइनस लिया जाता है, तो माइनस में लिखेंगे I3। ये भी जा रहा है यहाँ से, देखो ना ये A से दूर जा रहा है ना, तो I माइनस में लिखेंगे I4। और सबका जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो कि साइन कन्वेंशन भी इसमें लिख देते हो। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन बच्चा बताओ कि इनकमिंग करंट जो होता है ना, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव है ना, और आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे, आउटगोइंग करंट इज टेकन एज निगेटिव। समझ में, जो करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ उसको प्लस लिया जाता है, यानी दोनों प्लस है I1 I2, जो जा रहा है वो क्या है, माइनस है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। ऐसे में क्या लिखेगा, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ लिखता है ना, तो दूसरा में क्या है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ये क्या है, ये वोल्टेज लॉ भी इसको बोलते हैं, इसको एक पूरा KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना, ये ध्यान रखना है। क्या चीज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ध्यान रखना है ना। ये क्या बोलता है कि इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, सुनना ध्यान से, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो विल बी इक्वल टू 0 होगा, विल बी इक्वल टू 0 होगा। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है भाई, तो ये देखो पोटेंशियल की बात हो रही है तो एनर्जी की बात होगा ना, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ है ना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक सर्किट बना देंगे, तो मान लो यहां पे एक सर्किट ले लिए, यहां पे एक बैटरी लगा देते हैं, इसका वोल्टेज मान लेते हैं E1 है, और इधर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक और यहाँ पे सर्किट रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मान लो ऐसा लगा दिए हैं, फिर एक रेजिस्टेंस है ऐसा लगा दिए है ना, कोई भी यहाँ पे मान लो सर्किट का कितना है E2 है। मान लो यहाँ से कुछ करंट निकला, तो करंट कितना निकला होगा बच्चा बताओ, तो मान लो यहाँ से करंट निकला I1, इधर गया, इधर चला गया I2, इधर कितना चला जाएगा I3, तो चला गया ना। तो इसमें कितना लूप है, पहला लूप है ये, और ये दूसरा लूप है, तो हमारा यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका लूप का
ए बी सी डी ई और एफ। लूप हो गया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन यहाँ भी लिख देता हूँ, साइन कन्वेंशन इसमें भी लिख दो। क्या लिखोगे साइन कन्वेंशन कि अगर मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है और अगर मान लो करंट इधर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे भी और ए हो जाएगा ये, अब बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी होगा वो माइनस आई आर होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ना एलोंग द करंट अगर वोल्टेज तो है क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और अगर अपोजिट जा रहे हैं हम लोग करंट्स के तो पॉजिटिव होगा ना। यानी यहाँ पे अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस है आर और करंट इधर जा रहा है और ये है ए और ये है बी और हम लोग मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो फॉर राइट टू लेफ्ट क्या जाएगा, फॉर यानी कि हम इधर जा रहे हैं, हमें मूव किधर करना है, करंट इधर जा रहा है और हम इधर कर रहे हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पे भी बराबर यहाँ पे प्लस आई आर हो जाएगा। यानी कि करंट के अपोजिट चलेंगे तो वोल्टेज राइज करेगा और करंट के अलोंग चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताइए तो मेरे आप फॉर लूप 1 क्या लिखोगे, फॉर लूप 1 का नाम दे दीजिएगा। देखिए क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं लूप में, तो ए बी ई एफ ए पूरा लिखना है, ए बी ई एफ और फिर एफ से कहाँ जाएंगे, ए पे पहुंच जाएंगे। पूरा क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, देखो क्लोज लूप होना चाहिए। तो यहाँ से चलिए, इसमें कितना करंट है, मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, ये कितना है R2, इधर R3, ये R4 और ये कितना ले लेते हैं R5। तो इसमें चलिएगा, तो इधर कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है और हम भी A से B जा रहे हैं। तो करंट के अगर तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो करंट कितना I1 और ये R1, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस I1 R1। फिर B पे पहुँच गए, फिर B से इधर किधर रहेंगे, नीचे आएंगे, करंट भी किधर है, नीचे है, तो फिर से करंट के तरफ जा रहे हैं तो फिर माइनस होगा क्योंकि ड्रॉप होगा वोल्टेज का। तो देखो करंट कितना है I2 और यहाँ पे क्या है R2, तो क्या था माइनस में I2 R2। फिर हम E से किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसमें देखो इधर I2 आ गया, इसमें करंट कितना जाएगा, इधर I1 है ना, तो I1 ही जाएगा इधर से करंट सेम रहेगा एक लूप में, है ना। तो इधर I1 जाएगा, तो इससे अगर I1 जाएगा तो कितना R5 है ना, तो I1 इंटू R5 इधर जा रहा है करंट और हम भी ई से एफ के तरफ आ रहे हैं क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो फिर से माइनस करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस I1 इंटू R5 कहाँ पहुंचे हैं, एफ पे पहुंचे हैं, एफ से किधर जाना है, ए पे। अब देखिए ये वाला टर्मिनल माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस होता है। तो देखो माइनस से प्लस यानी लो से हाई गए तो राइज हुआ कि डाउन हुआ, राइज हुआ कि फॉल हुआ, तो राइज हुआ वोल्टेज का, तो बाई माइनस से प्लस जाएंगे। देखो एफ से ए जाना है ना, तो राइज हुआ तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, तो प्लस में कितना वोल्टेज है E1 है, तो प्लस हो जाएगा कितना E1 अब बराबर कितना 0, सबका सम 0, ये हो गया। फॉर लूप 2 का नाम दे दीजिए बी सी डी ई फिर बी, ये लूप 2 के लिए, इसके लिए लिखिए, इसके लिए चलिए आगे, तो B से C, करंट इधर I3 हम भी इधर है, तो ड्रॉप I3 R3, तो माइनस में I3 R3। फिर इधर आएंगे तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि C से D जाना है तो नीचे आ रहे हैं, तो भाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ड्रॉप हो गया, तो माइनस में E2। फिर आइए यहाँ पे कितना करंट इसमें था, I3 था, तो यहाँ पे देखो करंट किधर जा रहा है, नीचे, I3 ऐसे जाके नीचे आएगा ना, और हम भी नीचे जा रहे हैं, तो फिर ड्रॉप ही होगा, तो कितना I3 इंटू R4, तो क्या लिखोगे माइनस में I3 इंटू R4। कहाँ पहुंचा है, D पे, इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी ड्रॉप नहीं होता है। फिर इधर जाओ, E से किधर जाना है, B जाना है। अब देखो हम जा रहे हैं E से B, ऐसे घूमे और ऊपर जा रहे हैं, करंट किधर है, नीचे है, तो हम उल्टा है ना, करंट अगर इधर है और हम उल्टा है तो प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कितना I2 इंटू R2, क्या जाएगा यहाँ पे प्लस I2 इंटू R2 बराबर कितना 0, है ना, बराबर कितना 0, बराबर कितना 0, बराबर कितना है बउआ वहां पे बताओ, बराबर कितना है, ये 0 है ना, बराबर में, है ना, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा 2 गो लॉ हम 2 इक्वेशंस भी लिख के दिखा दिए हैं और स्टेटमेंट लिख दिए हैं। इधर पहला में केवीएल का, ये केसीएल का, और ये तो हमारा 2 को लॉ लिखना था, 2 लॉज दोनों लिख दिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 क्या, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखे हो तो 3 मार्क्स में तुमको अगर आता है क्वेश्चंस तो इतना ही लिखना है।
चलिए आगे चलते हैं चलो, है ना। क्या है भाई, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच टू डबल लेंथ, स्ट्रेच किया गया है। अब यहां पे समझना, एक वायर है ये, इसका रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, लेंथ कितना था L, इसको क्या किया स्ट्रेच किया, स्ट्रेच्ड कर दिया। जब स्ट्रेच करते हैं ना तो ये हमारा इसका जो है ना कि ये लंबाई बढ़ गया, कितना लंबा स्ट्रेच कर दिया, डबल लेंथ कर दिया, यानी कि लेंथ कितना हो गया 2L हो गया। इसका रेजिस्टेंस क्या मान लें R डैश, यही हमें क्या करना है निकालना है। कैसे निकलता है देखिए, तो फॉर स्ट्रेचिंग द वायर, क्या होता है वायर स्ट्रेच करने में, वॉल्यूम जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट होता है, समझ में बात को। तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है ये। जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो तुम जानते हो कि डायरेक्टली रेजिस्टेंस L के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन गलत, कब जब एरिया कांस्टेंट हो तब L के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया पतला हो रहा है ना जी, तो एरिया भी बदल रहा है ना, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब हमारा स्ट्रेचिंग का केस आए या कंप्रेशन का केस आए तो एरिया हमारा चेंज होता है, इसलिए जब एरिया भी कोई चीज बदले तो रेजिस्टेंस L के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, है ना। वो थ्योरी जब पढ़ना तुम लोग, R L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो बताइए यहाँ पे इसको मान लीजिए R1, उसको मान लीजिए R2, ये L1 और वो L2, तो R किसके प्रोपोर्शनल L स्क्वायर के, तो इसलिए बोल सकते हो तुम R1 बटे R2 जो होगा वो L1 बटे L2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, जब L के प्रोपोर्शनल है तो R1 की जगह पर क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 ओम बटे में R2 की जगह पे ये वाला कितना R डैश जो हमें पता करना है, L1 इसका लंबाई कितना L, तो यहाँ पे लिखेंगे L, L2 इसका लंबाई जो डबल कर दिए लेंथ कितना 2L, तो यहाँ पे 2L, इसका कितना स्क्वायर, ये L से ये L क्या हो गया कैंसिल, तो 10 ओम बटा में R डैश बराबर कितना 1/4 हो जाएगा। तो इसको R डैश इधर इसको कर दो, तो इसीलिए R डैश बराबर कितना 4 इंटू 10 ओम, तो बराबर कितना आ गया 40 ओम आ गया हमारा R डैश। तो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ डबल है तो उसका स्क्वायर के रेजिस्टेंस में बदलेगा, है ना, तो 4 गुना हो जाएगा। तो कितना ओम हो जाएगा 40 ओम। क्लियर है बच्चा लोग। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा, एक बार और आ चुका है क्वेश्चन ये, तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, गिव इट्स एसआई यूनिट्स। देख भाई, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे तुम, अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, तो बोल सकते हो क्या चीज कि सॉल्यूशन में क्या कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, सही है। अच्छा ठीक, क्या बताता है, तो इट डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी of the conductor, है ना। तो इसलिए बोल सकते इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा जो हो जाएगा वो 1/ρ हो जाएगा। रो क्या है फेयर, रो क्या है रेसिस्टिविटी है, है ना, ये होता है 1/सिग्मा होता है, समझ में बात को, 1/सिग्मा होता है, समझ में बात को, ये ध्यान रखना है। इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई इसके जगह पर m/l
NE² टाउ भी लिख सकते हो। तो अगर इसको उल्टा भेज दें हम, है ना, तो इसको क्या जगह मेरे को बताओ, तो यहाँ जगह NE² टाउ और बटा में m, ये भी फॉर्मूला बोल सकते हो इसको तुम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका SI यूनिट्स क्या हो जाएगा, तो इस SI यूनिट्स क्या हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज, देखिए इसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब ओम का इनवर्स क्या, महो मीटर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम का उल्टा मोहो, है ना, मीटर इनवर्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट्स हो जाएगा। तो इसको अगर आप लिख देते हैं तो भाई हमें 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 मार्क्स इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन एंड शेप ऑफ मटेरियल। भाई प्रॉपर्टीज मटेरियल का है ना, तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा शेप है, कितना, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारा पॉइंट्स ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से मिलता जुलता रेसिस्टिविटी भी है, जस्ट उल्टा है। आगे चलते हैं बच्चा लोग, क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड ऑर्डिनरी वोल्टमीटर। अब पोटेंशियोमीटर और ऑर्डिनरी वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस आपको लिखना है। तो देखिए यहां पे ध्यान ये रखना है कि ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो है, ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो है वो क्या करता है बताओ, तो ये कहता है ना कि इट इज यूज्ड टू मेजर क्या, द वोल्टेज या फिर और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा से इसको समझ लेना, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब क्या बोलता है कि वोल्टमीटर जो है हमारा क्या है भाई, कि मेजर करता है क्या चीज, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये भाई जो मेजर करता है कैसे कनेक्ट होता है, तो ये वोल्टमीटर जो है हमेशा मेरे को कैसा होता है, मेरे को आप अगर कहीं का वोल्टेज अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे, आप किसी रेजिस्टेंस के पैरेलली इसको क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। ये भी लिख दे सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, क्योंकि एक एक नंबर का लिखना है तो एक एक लाइन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो तुम क्या चीज कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस रेजिस्टेंस। चलिए ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है जी, पोटेंशियोमीटर तो क्या है बताओ, इट इज एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस which is used to measure or compare the, compare या measure है ना क्या, the potential difference किसका, ऑफ और EMF ऑफ सेल, ये समझना, विदाउट ड्रॉइंग करेंट थ्रू इट, विदाउट ड्रॉइंग करेंट थ्रू इट, मतलब ये किसी बैटरी का, सुना, लोड रेजिस्टेंस नहीं, ये किसी बैटरी का EMF या फिर उस, या तो मेजर करेगा या कंपेयर करने के लिए आएगा, कब, यानी कि बिना कोई बैटरी से करंट ड्रॉ करवाए ये उसके वोल्टेज को, ये उसके पोटेंशियल को, EMF को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, या 2 बैटरी के EMF को कंपेयर कर सकता है। और क्या है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। समझना था, ये किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। कौन? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो बस काफी है, 2 डेफिनेशन लिख दिया 2 नंबर के लिए, एनफ है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आगे क्या है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल इफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल इरिस्पेक्टिवली 18 ओम एंड 4 ओम। अच्छा, 2 कॉइल का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो भाई सॉल्यूशन करना आसान है, लेट कर लो। रेजिस्टेंस मान लो एक कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, इसका कितना? R2। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल है, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, ये कितना दिया हुआ है? 18 ओम दिया हुआ है। अच्छा, और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? तो R इक्विवेलेंट कितना होता है बताओ? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये कितना दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है, और R1 प्लस R2 कितना है? 18 है। तो यहाँ देखो, इसलिए R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 गुने 18 बराबर कितना? 72 ओम। देखो ना ध्यान से, दोनों का एडिशन है ना, 18 18 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 72 हो गया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों का सम कितना है? 18। तो कैसे इसको 72 हो गया ना, 72 ना, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 4 2 6, सही है, इतना हो गया। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे? तो सोल्व कर सकते हो तुम आसानी से। क्या? तो इसको अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ इसको एक काम करो, R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 और इसका क्या? रूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 है ना ये, तो 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 72, R1 माइनस R2 आ गया। कितना बच्चा? देखो ना, क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 इतना है और R1 R2 इतना है, तो अगर R1 माइनस R2 निकाल लेंगे तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो निकल जाएगा आंसर। तो चलो निकालते हैं, है ना, देखते हैं उसको कैसे आएगा। चलो देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो बताओ क्या करें, बताओ मेरे को आप। तो इसको सोल्व करो, R1 माइनस R2 बराबर कितना? अंडर रूट कितना है बताओ मेरे को? तो आएगा कितना? 18 गुने 18 कितना होता है? 326 होता है, 326 शायद होता होगा, माइनस 4 दूनी 8 और ये 7 चौक 28, 288 कितना है बच्चा? 6 में से 8 गया, 8 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, और ये 1 और इधर कॉमन ले लीजिए 1, तो 11 में से 8 गया कितना? 3 है ना, 3 और 2 में से तो खत्म। रूट 38 आ रहा है क्या? देख लो तो जैसा फिर से, गड़बड़ नहीं है ना? डेसिमल में आ रहा है क्या? लगभग 6 आना चाहिए ना? इतने आ रहा है। 18 गुने 18 कितना होता है? 326 होता है ना, 288, 4 गुने 8 72, 244, 228, ठीक है। तो रूट 38 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं, ये कुछ डेटा हो सकता है कि ऐसा हो कि एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, कुछ डेटा का इधर अंतर उतर हो सकता है, या 16 या 4 होगा या फिर कुछ और होगा, ठीक है ना। तो यहाँ चलो R1 में R2 इतना आ गया, 6 पॉइंट समथिंग आ गया। तो यहाँ पे देखो तो R1 प्लस R2 कितना है? 18, और R1 माइनस R2 कितना है? लगभग 6 में लिख रहा हूँ, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो क्या? 2R1 बराबर कितना? 18 प्लस 6 कितना? 24, तो R1 कितना आ जाएगा? 24/2 कितना? 12, तो R2 कितना हो जाएगा? 6, है ना। तो 12 6 18, 12 6 72, सही तो है यार, इसका लगभग 6 ही आएगा आंसर, इसीलिए ऐसा आ रहा है। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुआ। तो एक कितना हो रहा है? 12 ओम, एक वो कितना हो रहा है? 6 ओम। 12 6 18 आ ही रहा है, तो 12 और 6 हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा ये, है ना। इतना पता नहीं यहाँ पे कहाँ गड़बड़ी हुआ। R1 में R2 इतना 18 का 18 अच्छा 24 होता है ना जी, सॉरी 324 होता है ना, 324 होता है, 36 होगा, सही तो आ रहा है यार। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तुम लोग, बताया नहीं। सही तो है सर,
6 ही तो आएगा ये, क्योंकि 324 माइनस 288 36, 36 का रूट 6। अब आंसर आ गया, समझ में आया। चलो तो ये आसानी था। आगे क्या है, मेंशन 2 फैक्टर्स विच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। देखो भाई सुनो ध्यान से, रेसिस्टिविटी जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। जिस तरह से कंडक्टिविटी होता है, समझ में आपको, इट इज गिवन एज, इसको कैसे लिखा जाता है बताओ, क्यों रो क्या होता है, m/n² टाउ होता है। सुनना ध्यान से, तो ये क्या है, ये डिपेंड करता क्या, रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स करता किस पे, डिपेंड्स ऑन किस पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, तो ऑन क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब, और इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या है, और दूसरा केस पे, दूसरा पॉइंट्स, रेसिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस पे बताओ मेरे को, टेम्परेचर पे और रिलैक्सेशन टाइम पे, है ना, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किस पे, टेम्परेचर पे, है ना। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 3 फैक्टर लिख दिए, तुमको कितना था, 2 ही फैक्टर लिखना था, 2 फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स, ये 3 फैक्टर्स लिख दिए, है ना। तीनों में आप समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ो, क्या है, व्हाट इज शंट। अब शंट क्या है जी, ये एक ऐसा डिवाइस है, बोल सकते हो तुम क्या, एक आध लपड़ लगा दो किसी को, शंट हो जाएगा, नहीं। देखो तो शंट क्या है, ये जो है आप बोल सकते हो क्या, कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ, समझना बात को, लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, फॉर द करंट फ्लो, फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यानी क्या है, एक तरीके से करंट के लिए बाईपास है, समझ को, यानी इट एक्ट्स एज बाईपास फॉर करंट फ्लो। मतलब कहने का कि अगर ये रेजिस्टेंस को यहां पे मैं लिख दूं और एक ऐसे रेजिस्टेंस बना दूं, ये मान लो R1 है और ये क्या है R2 है, मान लो ये पॉइंट्स A है, ये पॉइंट्स क्या है B है, और ये क्या है C है, और यहाँ पे मैं लगा दिया एक शंट, ऐसे ये शंट हो गया, ये शंट हो गया। तो क्या होगा, यहाँ जो करंट जाएगा ना, वो करंट क्या होगा पता है बच्चा लोग, देखो इधर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब रोकने के लिए मौजूद है, जाम है इधर करंट के लिए, और इधर बाईपास बना हुआ है, तो करंट यहाँ जाएगा I, और इधर से निकल जाएगा I, फिर इधर जाएगा, यहाँ से फिर इधर चला जाएगा, है ना। इसमें शंट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, तो मजबूरी है इससे जाना, लेकिन यहाँ पे इधर से नहीं जाएगा, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिए, शंट। तो ये हमारा शंट का डेफिनेशन है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी वेरी लो होता है ना, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट जो होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी लो होता है, और कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है ना, और क्या, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट, अक्रॉस शंट, यानी कि शंट के अक्रॉस कोई वोल्टेज का ड्रॉप भी नहीं होता है। समझना रात को, तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर रेजिस्टेंस। अब देख इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, एगो 1000 वाट का हीटर है, एगो 100 वाट का क्या है, टंगस्टन बल्ब है। अब बोथ आर मार्केट, 200 वोल्टेज दोनों का सेम है ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, पावर एगो का कितना है 1000 वाट, अब P1 है, दूसरा का पावर कितना है 100 वाट है, लेकिन दोनों का वोल्टेज क्या है 230, इसका भी वोल्टेज क्या है
230। तो देखो V तो कांस्टेंट है ना, तो कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें कि पावर हो, वोल्टेज हो और रेजिस्टेंस मेजर हो जाए। तो देखिए चूंकि P का फॉर्मूला होता है V²/R होता है ना, जिसमें पावर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस आ जाए, है ना। तो देखिए ध्यान से, V तो कांस्टेंट है दोनों का, तो किस पावर पे ना, तो P किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R के, है कि नहीं है। तो जिसका पावर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हायर रेजिस्टेंस, तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो मतलब P1/P2 जो होगा बराबर होगा R2/R1। तो 1000 अब बटा में 100, इधर में कितना R2/R1, काट दो इसको, 10 आया ना। तो R2/R1 कितना आया, 10 आया, मतलब R2 कितना आया, 10 × R1। तो कौन बड़ा है बताओ, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, R2 बड़ा है किससे, R1 से, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है और हीटर का रेजिस्टेंस कम है। क्यों, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के कब, जब हमारा वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट। तो देखो जब भी कोई चीज कंपेयर करने की बारी आवे ना, तो पहले देखो कौन कांस्टेंट है, उसी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो एक चीज तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी दो चीज का रिलेशन आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया बात को, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे चलो, क्या है, राइट 2 यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो यार अभी यहां पे मैं बता चुका हूं, एक और पीछे जाओ, डिफरेंस बताया था ना वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस बताया था ना, यहां से पोटेंशियोमीटर और डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर का देखो इतना सारा यूज लिखे हैं कि ईएमएफ को मेजर करता है सेल का, कंपेयर करता है सेल के दो ईएमएफ को, और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो इतना सारा तो एप्लीकेशन है, तो लिख दो। और क्या है बताओ मेरे को, पहला सॉल्यूशन में लिखो, क्या लिखोगे बताओ। पहला में इट मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, पहला एप्लीकेशन। दूसरा, इट यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। और क्या चीज, इट इज यूज्ड टू मेजर, क्या बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कई गो एप्लीकेशन लिख दिए, 3 गो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 3 गो होता ही है, एक और होता है लेकिन जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एक्सप्रेस द जनरल फॉर्मूला फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट। चलो भाई देखो इधर सॉल्यूशन में एकदम फटाफट देख लो, रिलेशन मतलब कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में ये क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, किलोवाट आवर होता है, मतलब किलो जूल पर सेकेंड इंटू आवर, है ना। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए मेरे को आप। तो इसको लिख दीजिए 1000 किलो के जगह पर जूल बटे सेकेंड, इंटू में कितना, आवर की जगह पर 3600 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, कितना आ गया 3600, तो 36 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5 जूल, है ना, कितना 1 किलोवाट आवर का। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये बोलते हैं इसको। ये कॉमर्शियल यूनिट है। और जनरल यूनिट क्या होता है बताओ तो, एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, इज कितना, जूल। क्या होता है, जूल। और दोनों में रिलेशन भी है कि रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो 1 किलोवाट आवर पर कितना है, इतना जूल। तो यानी कि किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट और जूल एसआई यूनिट, दोनों का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। तो ये हमको एस्टेब्लिश करना था। और दूसरा क्या लिखना था बताओ मेरे को, एक्सप्रेस द जनरल फॉर्मूला ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखो अब फॉर्मूला फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट, फॉर्मूला हमें लिखना है ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट।
तो क्या होता है, जो तो H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के स्क्वायर के, और क्या होता है डायरेक्टली किसके, रेजिस्टेंस के, और H क्या होता है डायरेक्टली किसके, टाइम के होता है। तो यहाँ बोल सकते हो ना, इसीलिए क्या H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर R I इंटू में T, यानी कि यहाँ पे H जो है I स्क्वायर RT होता है। ये हमारा जूल हीटिंग इफेक्ट है। वेयर H क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस, वेयर H क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। यही तो हमारा जो है जूल हीटिंग इफेक्ट हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन लिखना था, बस आगे बढ़ते हैं। स्टेट ओम्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो क्या बोलता है जी ओम्स लॉ, कि अगर कोई रेजिस्टेंस है और अगर इसको हम ए और बी टर्मिनल है, इसको अगर हम जोड़ दिए हैं क्या चीज़ से, एक वोल्टेज से, मान लो वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R है, इसमें कोई करंट कितना जा रहा है, I है, तो बोल सकते हो कि करंट जो होगा ना, बोल सकते हो क्या कि द करंट थ्रू ए गिवन रेजिस्टेंस is directly proportional to voltage applied across the terminal of resistance। लेकिन क्या बस इतना ही नहीं, प्रोवाइडेड क्या इसमें कंडीशन अप्लाई है, प्रोवाइडेड है ना, कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, शेप एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का ना तो शेप चेंज हो, ना डायमेंशन चेंज हो, ना टेम्परेचर चेंज हो, तब ये लागू होगा। मतलब I जो है डायरेक्टली V होगा, या फिर V डायरेक्टली किसके होगा, I होगा। इसलिए बोल सकते हो V बराबर कितना, I इंटू R। तो मतलब कि V बाय R जो होगा, सॉरी V बाय I लिख रहा हूं मैं, रेशियो जो होगा हमारा V बाय R, V और I का वो R होगा, और ये कितना होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। मतलब अगर हमें ग्राफ बनावे V और I का ओम्स लॉ के लिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं V और I का, देखिए ये V और अगर I है तो ऐसा होगा ग्राफ, है ना। ये यही ओम्स लॉ है, और क्या, यही तो हमारा ओम्स लॉ है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको लिखना था, लिख दिया। स्टेटमेंट आपको लिखना था, लिख दिया। स्टेट करना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखना है, बस। ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज एलोंगेटेड डबल। फिर से बताओ भाई, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, तो फिर से देखो सॉल्यूशन, है ना। चूंकि फॉर एलोंगेशन और क्या स्ट्रेचिंग, आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल स्क्वायर के। हाँ सर, तो पहले लेंथ डबल कर दिए हो ना, तो फिर से मान लो इधर लेंथ था कितना, एल, इसको स्ट्रेच करके कर दिया, क्या कर दिया बताओ, कितना, 12 कर दिया। इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर, इसका कितना हो गया, आर डैश। तो बताओ मेरे को क्या लिखोगे, तो चूंकि R1 बटे R2 जो होगा सर, वो L1 बटे L2 का होल स्क्वायर होगा। तो फिर से बताओ बच्चों, 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R1 के जगह पर कितना, 12 ओम, यहाँ लिखोगे 12 ओम। इसके बाद क्या लिखोगे बताओ, तो 12 ओम लिख देंगे सर, 12 ओम, अब बटे में R2, L लिखेंगे पहले, बात कितना होगा 12, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 12 ओम बटा R2 बराबर 1/4, इसको इधर इसको इधर, इसलिए R2 बराबर कितना
12 गुना 4 कितना, 12 गुने 4 ओम, मतलब 48 ओम हो जाएगा। जब भी ध्यान रखना स्ट्रेच करके लेंथ को डबल करोगे ना तो उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा हमारा क्या चीज, रेजिस्टेंस। तो स्क्वायर डबल का क्या, तो 4, तो 4 गुने 12 कितना, 48 ओम आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग वाला में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है बताओ, अब क्या है, अब वायर ऑफ रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी रो है एंड स्ट्रेच टू डबल लेंथ। अब ध्यान से देखना है क्या होता है कि वी नो रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो क्या है बच्चा, रेसिस्टिविटी है। और ये क्या है ये बताओ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज है किसका, ऑफ मटेरियल का। और ये क्या करता है, ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड शेप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो तुम डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, घटा दो, बढ़ा दो, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा ना। तो इसलिए बोल सकते हो हेंस रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड है ना बाय स्ट्रेचिंग द वायर। मतलब रो की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा। तो जो पहले था वही बाद में, न्यू रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, रो ही रहेगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहां तक जो है ये करंट का पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे ज्यादा नहीं होएगा, इसको पूरा बढ़िया से अगर कर लिया तो बेड़ा पार है, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।